हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। इसके अंदर पिछली वीडियो में हमने श्वसन के प्रकारों के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे श्वसन तंत्र, इसकी संरचना और इसकी क्रियाविधि। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें एक इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा पहले ही बना रखा है ये पेंसिल से, इसको मैं हाईलाइट करूँ। देखिए, फिर इसके बाद हम इसके विभिन्न भागों को क्लियर करेंगे। देखिए, देखिए बच्चों, ये है हमारा श्वसन तंत्र। करेक्ट। तो देखिए, हम श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ये होती है नासिका। नासिका, नासिका, ठीक है, इट मीन्स नोज, नाक। तो नासिका के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, नासिका ये इस श्वसन तंत्र का सबसे पहला श्वसन अंग है। ठीक है, इस नासिका में दो छिद्र होते हैं। इन दोनों छिद्रों को हम नासा द्वार कहते हैं। नासा द्वार, नासा द्वार कहते हैं। करेक्ट। ये नासा द्वार नासा वेश्म में खुलते हैं, पीछे की ओर खुलते हैं। ये जो भाग होता है ये कहलाता है नासा वेश्म। ठीक है, नासा द्वार नासा वेश्म में खुलते हैं, इसको कहते हैं नासा वेश्म। नासा वेश्म, करेक्ट, नासा वेश्म में खुलते हैं। यहाँ पर नासा वेश्म के अंदर ये दोनों जो होती है, एक पतली सी हड्डी होती है। इस प्रकार नासा वेश्म दो भागों में बटा हुआ होता है। करेक्ट। तो नासिका के बारे में इतना आपको याद रखना है। दोबारा देखिए, नासिका श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है नासिका।
ठीक है। नासिका में दो ये छिद्र होते हैं जिसे कहते हैं नासा द्वार। नासा द्वार पीछे की ओर नासावेश में खुलता है, ठीक है। ये गुहा रूपी संरचना होती है जिसे हम नासावेशम कहते हैं, ठीक है। ये नासावेश में एक पतली हड्डी के द्वारा दो भागों में बटी हुई होती है। देखिए बच्चों, इस नासावेश में यहाँ पर रोम पाए जाते हैं, रोम बाल और श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, रोम और श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, करेक्ट। तो नासिका के बारे में इतना मैटर आपको लर्न रखना है। देखिए, हाँ बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे ये जो भाग होता है ये भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रसनी, करेक्ट। ये ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी वो क्षेत्र है, वो जगह है जहां पर ये होता है मुख, ठीक है। तो ग्रसनी वो स्थान है जहां पर आहार नाल और इधर से वायु नाल दोनों आकर के यहाँ पर मिलते हैं, मतलब आहार नाल और वायु नाल दोनों का कॉमन भाग है, करेक्ट। देख, हाँ बच्चों, ये जो ग्रसनी होती है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, करेक्ट। 3 भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, ग्रसनी, ग्रसनी ग्रसनी में 3 भागों में बांटा गया है। पहली होती है नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी। दूसरी होती है मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी। तीसरी होती है कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, ठीक है। इस प्रकार इस ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। इधर से नासिका ग्रसनी, इधर से मुख ग्रसनी, और ये संरचना होती है इसको कहते हैं कंठ, यहाँ से कंठ ग्रसनी। इस प्रकार 3 भागों में बटी हुई होती है, ओके। यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये वायुनाल, इधर से आहारनाल, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये संरचना ये निर्धारित करती है कि भोजन वायु आहारनाल में जाए और वायु वायुनाल के अंदर जाए, ठीक है। इस संरचना को हम कहते हैं एपिग्लाटिस, करेक्ट। तो दोबारा देखिए, ये यहाँ पर आहारनाल, इधर से वायुनाल, इन दोनों का जो एक कॉमन भाग है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में, आहारनाल और वायुनाल के बीच में यहाँ पर एक ढक्कन रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम एपिग्लाटिस कहते हैं। एपिग्लाटिस, ये एपिग्लाटिस ये तय करती है कि भोजन आहारनाल में जाए और वायु वायुनाल के अंदर प्रवेश करे, करेक्ट। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक ढक्कन रूपी संरचना होती है, ढक्कन रूपी संरचना पाई जाती है, रूपी संरचना, संरचना होती है, होती है, ठीक है, जिसे एपिग्लाटिस कहते हैं, जिसे एपिग्लाटिस, एपिग्लाटिस या घाटी ढक्कन या घाटी ढक्कन, सॉरी, ढक्कन कहते हैं, कहते हैं, करेक्ट। तो इस एपिग्लाटिस और घाटी ढक्कन का क्या काम है कि ये तय करना कि इधर से जो भोजन आएगा वो आहार नाल में जाए और इधर से जो वायु आए वो वायु नाल में जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भोजन आहार नाल में नहीं जाके वायु नाल में चला जाए, इस तरह की मिस्टेक नहीं हो। तो इसका निर्धारण ये ढक्कन एपिग्लाटिस करता है, करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए, ये जो संरचना होती है इसे हम कहते हैं कंठ, कंठ, ठीक है, या स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, करेक्ट। इसके नीचे ये जो संरचना होती है इतनी बड़ी, ठीक है, इसको हम कहते हैं श्वास नली, श्वास नली, ठीक है। देखिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अगली स्टेप हमारी ग्रसनी के बाद में कंठ। कंठ वह संरचना है जो कि ग्रसनी और श्वास नली को आपस में जोड़ती है। देखिए, ये कंठ है, इसके ऊपर ग्रसनी, नीचे क्या है, ये श्वास नली। तो कंठ इस ग्रसनी और श्वास नली को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो कंठ वह संरचना है जो ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ती है, करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों,
ये कंठ जो होता है वो 9 प्रकार की उपास्थि से बना होता है, 9 प्रकार की उपास्थि से। इसके अलावा इस कंठ में श्लेष्मा झिल्ली के बने हुए स्वर रज्जु होते हैं, श्लेष्मा झिल्ली के बने हुए स्वर रज्जु होते हैं। जब वायु इधर से आती है और इन स्वर रज्जु से टकराती है तो स्वर रज्जु में कंपन होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इधर से वायु आएगी, स्वर रज्जु से टकराएगी, स्वर रज्जु क्या करेंगे, कंपन करेंगे और उस कंपन से ध्वनि उत्पन्न होगी। करेक्ट। तो कंठ के अंदर हम मेन पॉइंट ये कह सकते हैं कि यह 9 प्रकार की उपास्थि से बने होते हैं, उपास्थि से बने हैं। ठीक है। दूसरा, श्लेष्मा झिल्ली से बने, श्लेष्मा झिल्ली से बने स्वर रज्जु पाए जाते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो एक बार मैं वापस रिपीट कर दूं। कंठ वो संरचना है जो ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ती है। यह 9 प्रकार की उपास्थि से बनी होती है। इसमें श्लेष्मा झिल्ली के स्वर रज्जु होते हैं। जब वायु इधर से आती है, इनसे स्वर रज्जु से टकराती है, उसमें कंपन होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब अगला हमारा भाग होता है ये वाला जो देख रहे, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है इसको हम कहते हैं श्वास नली। करेक्ट। देखिए, इस श्वास नली के अंदर ये सी आकार के कम 16 छल्ले होते हैं, उपास्थि के बने हुए 16 छल्ले होते हैं। सी आकार के उपास्थि के बने हुए 16 छल्ले होते हैं। इनका क्या काम है, जब इस श्वास नली में वायु नहीं होती तो इस वायु की इस नली को पिचकने से रोकते हैं। क्योंकि ये छल्ले इस प्रकार फिट हैं तो ये दोनों सतह क्या होगी, आपस में नज़दीक नहीं आएगी, तो वायु की अनुपस्थिति में श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। करेक्ट। इसके बाद ये जो श्वास नली होती है ये आगे ये जो क्या है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फेफड़े या फुफ्फुस। ठीक है। तो ये श्वास नली ये फुफ्फुस में जाकर के 2 शाखाओं में बट जाती है। जैसा कि श्वास नली एक शाखा ये हो गई, दूसरी शाखा ये हो गई। करेक्ट। तो श्वास नली के बारे में हम कह सकते हैं मेन पॉइंट, श्वास नली कि इसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं, उपास्थि के छल्ले होते हैं जो इसे वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में पिचकने से रोकते हैं, रोकते हैं। करेक्ट। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दें, ये कंठ के नीचे वाला ये भाग होता है, इसको श्वास नली कहते हैं। इसमें सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं जो कि इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ये श्वास नली इन फुफ्फुस के अंदर फेफड़ों में जाके 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक भाग ये, एक भाग ये, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को हम कहते हैं श्वसनी। करेक्ट। ये दोनों जो शाखाएं होती हैं इनको हम कहते हैं श्वसनी। एक श्वसनी ये, एक ये। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये दोनों श्वसनियाँ होती हैं। आगे फिर देखिए छोटी छोटी इन शाखाओं में बट जाती है। ठीक है। इन शाखाओं को हम श्वसनिका कहते हैं। हाँ बच्चों, इन छोटी छोटी शाखाओं को हम कहते हैं श्वसनिका। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं ये दोनों श्वसनियाँ आगे जाके छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती हैं। इन छोटी छोटी शाखाओं को हम श्वसनिका कहते हैं। और इन श्वसनिकाओं के सिरों पर ये गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है, इसको हम कहते हैं कूपिका। ठीक है। कूपिका। करेक्ट। देखिए बच्चों,
हाँ बच्चों, अब हमारी अगली संरचना होती है कूपिका। तो देखिए कूपिका के बारे में, ये कूपिकाएं शौष्निका के सिरों पर पाई जाती है। करेक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये शौष्निका, इसके सिरों पर ये कूपिका, ये शौष्निका, इसके सिरे पर ये कूपिका। तो कूपिका हमेशा कहाँ होती है? शौष्निका के सिरों पर होती है। करेक्ट। ये कूपिकाएं जो होती हैं ये गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। ये कूपिकाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए O2 CO2 के आदान प्रदान के लिए सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। ऐसे माना जाता है कि यदि इन कूपिकाओं को हम फैला दें तो ये लगभग 80 वर्ग मीटर, 80 कूपिका, ये 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर कर लेती है, क्षेत्र को कवर कर लेती है, करेक्ट। तो इस प्रकार ये गैसों के विनिमय के लिए सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। ओके, देखिए बच्चों, तो एक बार दोबारा देखें। कूपिका, शौष्निका के सिरों पर जो गुब्बारे नुमा संरचना होती है इसे कूपिका कहते हैं। कूपिका गैसों के विनिमय के लिए सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। यदि इन सब कूपिकाओं को फैला दें तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ये कवर कर लेती है। इनकी संख्या फुफ्फुस के अंदर लगभग 30 मिलियन के आसपास होती है। इनकी संख्या 30 मिलियन होती है, मिलियन के आसपास होती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब आगे अगली स्टेप हमारी है, अगला अंग होता है फुफ्फुस। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इनको हम कहते हैं फेफड़े या फुफ्फुस, फेफड़े या फुफ्फुस, इनको हम फेफड़े या फुफ्फुस कहते हैं। ये फेफड़े या फुफ्फुस कोमल गुलाबी रंग के लचीले होते हैं। तो हम फुफ्फुस के बारे में यहाँ कह सकते हैं कि फेफड़े ये कोमल होते हैं, कोमल गुलाबी रंग के और लचीले होते हैं, लचीले होते हैं। करेक्ट। ये किन किन से मिलकर बने होते हैं? देखिए ये दोनों फुफ्फुस शौष्निका से, कूपिका से, रक्त वाहिनियों से इत्यादि से मिलकर के बने होते हैं। दोबारा देखिए, ये शौष्निका से, कूपिका से, इनसे मिलकर बने होते हैं। करेक्ट। ये जो फेफड़ा होता है ये दायां फुफ्फुस होता है, दायां फुफ्फुस। करेक्ट। ये होता है आपका बायां फुफ्फुस, करेक्ट, बायां फुफ्फुस। दायां फुफ्फुस जो होता है ये दायां फुफ्फुस या दायां फेफड़ा इस बाएं फेफड़े की, हाँ बच्चों देखिए ये दायां फुफ्फुस जो होता है ये इस बाएं फुफ्फुस की तुलना में थोड़ा कम लंबा और चौड़ा होता है। ये लंबा कम होता है, ये लंबा ज़्यादा होता है, ये चौड़ा ज़्यादा होता है, ये कम लंबा और चौड़ा होता है और 3 भागों में इस प्रकार डिवाइड रहता है, जबकि ये 2 भागों में डिवाइड रहता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, फेफड़ों के बाद में अगली हमारी संरचना आती है ये, इसको हम कहते हैं डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होता है ये कंकाल पेशी से बना होता है और एक चद्दर जैसी संरचना होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चद्दर जैसी संरचना है और कंकाल पेशी से बनी होती है। ठीक है। इसमें जब संकुचन होता है तब ऑक्सीजन अंदर आती है और जब इसमें शीतलन होता है तो CO2 बाहर जाती है। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं डायफ्राम, इसके नीचे डायफ्राम, ठीक है। यह चद्दर नुमा कंकाल पेशी का बना होता है, ठीक है। इसके संकुचन से
इसके संकुचन से ऑक्सीजन अंदर आती है, अंदर आती है, आती है, और शीतलन से CO2 बाहर जाती है। तो इस प्रकार ये डायफ्राम होता है। एक बार दोबारा देखिए, ये कंकाल पेशी की चद्दरनुमा संरचना होती है। इसमें संकुचन होगा तब अंदर आएगी वायु, इसमें शीतलन होगा तो वायु बाहर जाती है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों को हमने यहाँ देखा। अब हम देखते हैं वायु कैसे प्रवेश करती है। करेक्ट। तो देखिए बच्चों, अगले स्टेप में हम देखते हैं सेकंड राउंड के अंदर कि देखिए वायु इस प्रकार नासिका के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही वायु नासिका के अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ नासावेश्म के अंदर जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है वो श्लेष्मा छोड़ती है। तो इस वायु के अंदर जो ये धूल के कण है, ये धूल के कण यहाँ जो श्लेष्मा ग्रंथि होगी, जो श्लेष्मा छोड़ेगी, ये धूल के कण उस श्लेष्मा से चिपक जाते हैं और रोम या बाल में अटक जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध स्वच्छ वायु आगे ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी से ये वायु कंठ में प्रवेश करती है और कंठ से ये शौचनी में जाती है। शौचनी से फिर ये इन शौचनिकाओं में जाती है। करेक्ट। वायु कहाँ पहुंची? शौचनिकाओं में। अब शौचनिका से ये इन कूपिकाओं के अंदर प्रवेश करती है। इन कूपिकाओं के अंदर वायु भर जाती है। जब वायु इन कूपिकाओं के अंदर भर जाती है तो देखिए यहाँ पे देखते हैं आगे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस प्रकार देख कि ये कूपिका थोड़ा रफली हम देख लें। मान लीजिए ये कूपिका इस स्ट्रक्चर पारीनुमा इस टाइप की होती है। ठीक है। यहाँ से O2 इसके अंदर प्रवेश की। अब यहाँ पे इस कूपिका के अंदर खूब सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। रक्त वाहिका। करेक्ट। ये ऑक्सीजन इस रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त के अंदर जाकर के मिल जाती है और रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। हीमोग्लोबिन से ये जुड़ जाती है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और इस प्रकार हीमोग्लोबिन इस रक्त के माध्यम से इस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। करेक्ट। और वहां से उन विभिन्न अंगों से CO2 वापस रक्त के माध्यम से यहाँ पे आती है। ठीक है। फुफ्फुस के अंदर आती है जो कि हम श्वसन क्रिया द्वारा बाहर कर देते हैं। इस प्रकार वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब प्रश्न आता है कि वायु हमारे शरीर में इंटर कैसे करती है और बाहर कैसे निकलती है। ठीक है। देखिए बच्चों, तो